रमेश जी रात को गुब्बारे बेचकर लौटे तो बेटा मारने लगा और बोला, कोई ढंग का काम कर लेते तो आज हमारी भी जिंदगी बन जाती। तो बहू कहने लगी, इसमें पापा जी का क्या दोष, तुम खुद क्यों नहीं मेहनत करते। यह सुनकर उसने पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, निकल जाओ यहां से। वो मायके चली गई। 2 दिन बाद उसे ससुराल का ख्याल आया कि पापा जी का पता नहीं किस हाल में होंगे। वो खाना बनाकर शाम के समय जब लेकर ससुराल आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने नीतू जाकर देख, वो बुढ़ा वापस आया है या नहीं। बताया भी था घर में कुछ नहीं है, खाने को फिर भी इतनी देर लगा दी है। भूख के कारण पेट में चूहे नाच रहे हैं, आधी रात होने को है और अभी तक रात का खाना नहीं मिला। वहीं चारपाई पर लेटे लेटे मनीष ने अपनी पत्नी को आवाज दी तो वह गुस्से से सर झटकती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी, मगर दूर दूर तक ससुर जी का नामो निशान तक नहीं था। वापस आकर कहने लगी, उठो और खुद जाकर देखो पापा जी कहाँ रह गए हैं। इस टाइम तक तो रोज वापस आ जाते हैं, मगर आज अभी तक वापस नहीं आए। कहीं कोई अपशगुन ना हो गया हो, जाकर पापा जी को देखो। अब इस उम्र में उनमें इतनी ताकत नहीं बची कि वह घर का बोझ उठा सकें। खुद ही कुछ कर लो, कोई काम काज कर लिया करो, और अगर नहीं कर सकते तो अब भी जाओ और जाकर पापा जी को ढूंढ कर लाओ। ना जाने इतनी रात को वह कहाँ भटकते फिर रहे होंगे। नीतू ने अपनी बात की ही थी कि भूचाल आ गया। मनीष गुस्से से उठ बैठा और एक थप्पड़ नीतू के मुंह पर दे मारा। चुप कर जा कमीनी औरत, और ये क्या बकवास कर रही है। मैंने सिर्फ यही तो कहा था कि देख पापा आए हैं या नहीं। तुम्हें तो उस बुढ़े से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है। अगर इतना उस बुढ़े का ख्याल है तो खुद घर से जा बाहर निकलो और कमा कर लाओ। मेरा पेट भरो और अपना भी साथ साथ भरती रहो। क्यों अपनी हर एक जरूरत के लिए मेरी ओर देखती रहती हो। मनीष ने नीतू को अच्छी खासी झाड़ लगा दी थी। नीतू सर झुकाकर वहां से चली गई थी। कुछ भी था मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह मनीष का मुकाबला कर पाती। निकम्मा सारा दिन चारपाई पर लेटा रहता था, मुफ्त की रोटियां तोड़ता था, कामकाज कोई करता नहीं था। अच्छा खासा हट्टा कट्टा और सेहतमंद हो गया था। नीतू में उसके हाथ से मार खाने का साहस बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए घर के कामों में लग गई थी। मगर दिल ही दिल में अपने ससुर के लिए भाव भगवान से प्रार्थनाएं जरूर कर रही थी, क्योंकि उन्हीं के हौसले से यह घर चलता था और उन्हीं के कारण वह अब तक इस घर में रुकी हुई थी। वह एक पिता की तरह उसका ख्याल रखते थे, उसकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते थे और बेटे की मार से भी बचा लिया करते थे। नीतू को अपने ससुर जी से बड़ा स्नेह था। रात के 11 बज रहे थे जब रमेश ने घर में पैर रखा। उनका बूढ़ा शरीर हिल रहा था, हाथों में वही लंबा डंडा, थोड़े धागे और गुब्बारों का थैला उठा रखा था। रमेश गुब्बारे बेचने का काम किया करता था। वह बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता और रंग बिरंगे गुब्बारों में हवा भर भर कर बेचता रहता। गुब्बारों में हवा भरते भरते उसके फेफड़े जवाब दे जाते, मगर इतनी कमाई नहीं थी कि ऑटोमेटिक पंप लेकर अपना काम आसान बना सके। नीतू की नजर उस पर पड़ी। वह तुरंत उठकर पास आई। वह अब भी रात तक रमेश के इंतजार में जाग रही थी। मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे थे। पापा जी आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी मैं ठीक हूं, रमेश ने थके से स्वर में जवाब दिया। नीतू तुरंत उनके लिए पानी ले आई। रमेश चारपाई पर बैठ गया और पानी पीने लगा। नीतू भी पास ही बैठ गई और कहने लगी, पापा जी आज सब ठीक तो था? आप इतनी देर से घर आए हैं, मैं तो परेशान हो गई थी कि कहीं कोई बात ना हो गई हो या आपकी तबीयत खराब ना हो गई हो। नीतू की इतनी चिंता पर रमेश मुस्कुरा दिया। कहने लगा, तुम तो मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर हो। एक वो नालायक है जिसे कभी ख्याल ही नहीं आया कि बूढ़े बाप को उठकर देख लूं। कहाँ कहाँ अपनी सांसें बेचता फिर रहा हूं, और एक तुम हो जो हर समय मेरी चिंता करती रहती हो। बेटा खुश रहो, भगवान तुम्हें जिंदगी में हर सुख दे। रमेश ने दिल से आशीर्वाद दिया था। ससुर की बात सुनकर नीतू की आंखें नम हो गईं। कहने लगी, पापा जी मेरी जिंदगी में भी एक आप ही सहारा है। मनीष ने तो कभी इस काबिल ही नहीं समझा कि प्यार से बात कर ले। कोई इच्छा पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर रमेश को भी दुख हुआ। कहने लगा,
मैंने मनीष की माँ को इतना मना किया था कि उसकी शादी ना कर निकम्मा है, खुद तो रोटी कमाकर खा नहीं सकता, पत्नी के खर्चे क्या उठाएगा। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, कहती रही पत्नी आएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। जब सर पर पड़ती है तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है, खुद ही कमाने लगेगा। जब पत्नी 100 चीजों के लिए उसे कहेगी, मगर पत्नी आने पर सुधरना तो क्या वो और ज्यादा बिगड़ गया। अब पत्नी को भी उतना ही तंग करता है जितना कि हमें परेशान कर रखा था। काश वह भली औरत समझ जाती। अब खुद तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नरक बना गई है। पर बेटा, अपनी सास के लिए कोई बात मन में ना रखना, उसे माफ कर देना। वह बेटे के प्यार में स्वार्थी हो गई थी, लेकिन तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी। अपने अंतिम समय तक कहती रही कि मैंने नीतू के साथ बुरा कर दिया। इतनी अच्छी लड़की है और हमारे बेटे ने उसे किस हाल में रखा हुआ है। नीतू ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मनीष के कामना करने को लेकर परेशान रहती हूँ, वरना इस घर में मैं बहुत खुश हूँ। पिता जैसे ससुर तो सौभाग्य से मिलते हैं। रमेश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर अपने थैले में से खाना निकाला और नीतू को दे दिया। ले बेटा, तू खा ले, आज इतनी कमाई नहीं हो सकी कि इस निकम्मे के लिए भी ले आता। जरूर वह बाहर अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ खा चुका होगा, तू खा ले। रमेश ने सोचा, कितनी रात हो गई है और बेचारी बहू मेरे इंतजार में जाग रही है। नीतू ने चुपचाप वो पैकेट ससुर के हाथ से पकड़ा, किचन में जाकर खोला तो उसमें चावल थे। उसने 2 प्लेटों में आधे चावल डाले, गिलास में पानी भरा और ससुर के पास ही चली आई। पापा जी, आप भी खा लें। अभी वह खाने बैठे ही थे कि मनीष अपने कमरे से बाहर निकल आया। गुस्से भरी नजरों से नीतू और रमेश की ओर देखने लगा। कहने लगा, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं, सब अपने अपने पेट की चिंता में लगे हुए हैं। मनीष की बात सुनकर रमेश को गुस्सा आ गया। वह धीरे धीरे उठा और बोला, खुद काम किया कर, बूढ़े बाप की कमाई पर पलते शर्म नहीं आती। सारा दिन चारपाई पर लेटकर बस मुंह चलाते हो। कभी तुझे शर्म नहीं आई कि समाज में इस तरह निकम्मे पड़े रहने वाले मर्द की कोई जगह नहीं है। मैं अगर आज तक तुम्हारे लिए मेहनत ना करता तो तुम भूखे मर जाते। मनीष का चेहरा लाल हो गया। वह बोला, अगर तुम कोई ढंग का काम कर लेते तो आज हमारी जिंदगी आसान हो जाती। तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं, हमेशा गुब्बारे बेचकर शर्मिंदा किया। लोग हंसते हैं मुझ पर कि मेरा बाप गलियों में अपनी सांसें बेचता है। रमेश ने दुख से कहा, चलो, मैंने ढंग का काम नहीं किया तो तुम कर लो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका है। तुम्हारा तो कर्तव्य था कि मेरे सहारा बनते, मगर तुम तो खुद ही बोझ बन गए। मनीष गुस्से से आगे बढ़ा और रमेश का कॉलर पकड़ लिया। कहने लगा, अब चुप हो जा बुढ़े, तुम्हारी वजह से हम इस हाल में हैं। रमेश ने कहा, छोड़ दे मनीष, ये क्या कर रहा है, मैं तेरा बाप हूं। मगर मनीष के धक्का देने से रमेश पीछे गिर गया। बुढ़े साले मेरे सामने जुबान चलाता है। आज तक मेरे दोस्तों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कुछ कह सके, तो तूने कैसे मेरे साथ जुबान चलाई? और अब जब जुबान चलाई है तो इसका हर्जाना भी भुगत। यह कहते हुए उसने रमेश के कमजोर शरीर को लातें मारने शुरू कर दी। नीतू तुरंत और उसके बीच में आकर बोली, मनीष, कुछ तो भगवान से डर, यह तुम्हारे पिता हैं। मगर मनीष ने उससे भी धक्का दे दिया। कहने लगा, तुम भी इसी के साथ घर से निकल जाओ। तुम्हें तो हर समय ही इस बुढ़े की चिंता लगी रहती है। ये नहीं हुआ कि पति की कुछ सेवा कर ले, उसका कुछ ख्याल कर ले। तू खुद यहाँ बैठी खा रही है और मैं अंदर भूखा पड़ा हुआ हूँ, और साथ में इस बुढ़े को भी खिला रही है। तेरी शादी मुझसे हुई है या मेरे बाप से हुई थी? उसने नीतू को भी ऐसी ऐसी बातें सुना दी थी कि नीतू का दिल किया मारे शर्म कि वह जमी जमीन में गड़ जाए। मगर फिर तुरंत उसका ध्यान रमेश की ओर गया। रमेश जमीन पर गिरा पड़ा था। नीतू रोती हुई उसके पास गई, मगर मनीष फिर से आगे बढ़ा और बाप को मारता चला गया। नीतू चीखती रही, मगर वह नहीं रुका। उसने नीतू को भी पकड़कर घसीटा और दरवाजे की ओर ले गया और कहने लगा, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी तू इस घर से निकल जा।
नीतू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ससुर की ओर देखा जो जमीन पर गिरा बेहोश पड़ा था। वह दौड़ी और उनका चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करने लगी, मगर रमेश की सांसें हल्की हो चुकी थीं। वह रो रही थी और कह रही थी, पापा जी, आंखें खोलिए, भगवान के लिए आंखें खोलिए। मनीष पीछे मुड़कर बोला, मरने दे इसे, यही अच्छा है। अब यह किसी काम का नहीं रहा। मेरी चिंता कर मेरी। अगर यह मर गया तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो तेरा तो सुहाग उजड़ जाएगा। विधवा होकर उस बुढ़े के साथ रहेगी। अब तो मनीष ने हद ही कर दी थी। नीतू उठी, अपनी आंखें साफ की, कमरे के कोने से बैग उठाया, उसमें अपने कपड़े डाले, फिर ससुर के पास आकर बोली, पापा जी, अब भगवान आपकी रक्षा करे। मैं अब यहां नहीं रह सकती। वो घर से बाहर निकल गई। रात अंधेरी थी, आसमान पर बादल थे। वह रोती हुई गली से जाने लगी। नंगे पैर चलती जा रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर के अंदर रमेश का शरीर हल्का सा हिला और फिर निढाल हो गया। मनीष कमरे में अकेला रह गया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। कमरे में वही गुब्बारों का थैला पड़ा था जो थोड़ा फूला हुआ था, जैसे उसके अंदर की सांसें भी रुक गई हों। मनीष चारपाई पर बैठ गया। उसने लंबी सांस ली, मगर अब वह सांस भी बोझ लग रही थी। घर में अब सिर्फ खामोशी थी और एक बुढ़ा बाप जो अपने बेटे के अत्याचारों से बेहोश पड़ा था। कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए। पापा जी की हालत बहुत खराब थी। ना जाने मनीष ने उनके साथ क्या किया होगा। पापा जी के मुझ पर इतने उपकार हैं और मैंने उनकी ओर पलट कर भी नहीं देखा। मेरे जैसी बेटी इस दुनिया में कोई नहीं होगी। नीतू कपड़े धो रही थी और साथ ही साथ खुद से बातें किए जा रही थी, जब भाई उसके पास आकर खड़ा हुआ। क्या बात है दीदी, आप खुद से क्यों बातें किए जा रही हैं? नीतू उठ खड़ी हुई और कहने लगी, सिद्धार्थ, चलो मेरे ससुराल चलते हैं। सिद्धार्थ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। दीदी, मैं आस्था सारी टेके आपसे छोटा जरूर हूं, मगर याद रखिएगा इस मामले में मैं आपकी एक नहीं चलने दूंगा। मैं आपको ससुराल वापस नहीं जाने दूंगा। इसे ये है कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे भी कमा कर लाऊं, मगर मैं आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है जहां आपकी जरा भी इज्जत नहीं है। बस काम वाली नौकरानी बनाकर आपको रखा हुआ है। सिद्धार्थ गुस्से से बोल रहा था। नीतू को उसका इतनी चिंता करने पर बहुत प्यार आया, मगर वह कहने लगी, पापा जी के मुझ पर बहुत उपकार हैं। उनकी हालत बहुत खराब थी जब मैं आई थी। मैं बस पापा जी को देखकर वापस आ जाऊंगी। किसी जानवर को एक बार खाना खिला दो तो वह भी याद रखता है और वफादारी निभाता है। मैं तो फिर भी इंसान हूं। मैं कैसे उनके इतने सारे उपकार भूल सकती हूं? नीतू की बात सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गया और फिर उसने जाने से मना नहीं किया। उसने मोटरसाइकिल निकाली और नीतू को उस पर बिठाकर उसके ससुराल की ओर निकल गया। नीतू नहीं जानती थी कि वहां जाकर उसे कितना बड़ा झटका लगने वाला है। जैसे ही वह अपने ससुराल वाले घर के सामने पहुंची, दरवाजे बंद दरवाजे की ओर देखते हुए उसका दिल भर आया। कैसे धक्के देकर और घटिया बातें करके मनीष ने उसे यहां से निकाला था। वह तो मनीष को बहुत पहले ही छोड़ देती, मगर पहले सास की खातिर गुजारा करती रही थी। फिर ससुर की खातिर जब मनीष ने उसके चरित्र पर ही लांछन लगाना शुरू कर दिया और उसे इतना कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, तो वह उसके साथ और नहीं रह सकती थी। कांपते हाथों के साथ दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अपने आप खुलता चला गया। घर के अंदर गई तो मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ के पत्ते हिलने की आवाज भी साफ आ रही थी। तभी एक कमरे में से नीतू की बुआ सांस निकली। नीतू को देखते ही उसकी ओर बढ़ी और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मर गया मेरा भाई, पता नहीं किसने उसे मार दिया। नीतू का तो जैसा दिल दहल गया था। रमेश के इतने उपकार होने के बाद भी वह उसके अंतिम समय में उसके पास नहीं थी, यहां तक कि उसका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। नीतू फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि क्या हो गया। बुआ जी ने बताया कि पता नहीं, मनीष कह रहा था कि रमेश को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और मारपीट की थी, जिसके बाद वह उस मार को सहन नहीं कर पाया
और इस दुनिया से चल बसा। यह बात सुनकर नीतू का दिल जिससे रुक सा गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। चीखते हुए रोने लगी और कहने लगी, यह सब झूठ है। पापा जी को किसी और ने नहीं बल्कि मनीष ने मारा था। उस रात उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट की थी, मुझ पर घटिया आरोप लगाए थे। मैं यह घर छोड़कर चली गई थी, मगर पापा जी उस समय बहुत घायल अवस्था में बेहोश पड़े थे। मैं चाहते हुए भी उनके पास नहीं रुक सकी थी। यह सब मनीष का किया धरा है। जब मोहल्ले वालों ने यह बात सुनी तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बुला लिया। नीतू इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि सबको यह बात मालूम हो गई थी। मनीष गुस्से में गालियां बकता हुआ पुलिस के साथ चला गया था, मगर शायद भगवान ने उसकी सजा पहले ही तय कर रखी थी। रास्ते में पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। किसी पुलिस वाले को तो चोट नहीं आई, मगर मनीष के दोनों पैर और दोनों हाथ टूट गए थे। उसकी जान तो बच गई थी, मगर वह बिल्कुल ही बेकार हो गया था। ना तो कोई उसे संभालने वाला था और ना ही खिलाने पिलाने वाला था। नीतू ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। अब जब खुद लाचार और अपाहिज हो गया था और दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा था, तो पिता की याद आने लगी थी। नीतू का एहसास होने लगा था, मगर अब समय निकल चुका था। अपने पाप उसे हर समय सताते रहते थे, मगर प्रायश्चित का कोई रास्ता नहीं था। कोई, क्योंकि जिन पर उसने अत्याचार किया था वह दोनों उसे छोड़कर जा चुके थे। नीतू डिवोर्स लेकर, जबकि राम रमेश मरकर नीतू अपने घर वापस लौट आई थी। सिद्धार्थ दिन में पढ़ाई करता था और शाम को पार्ट टाइम जॉब किया करता था। नीतू ने मोहल्ले वालों से कुछ पैसे उधार लेकर सिलाई मशीन ले ली और फिर 3 महीने का सिलाई कोर्स सीखने के बाद सिलाई करना शुरू कर दी। उनके घर में अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। सिद्धार्थ की पढ़ाई पूरी हुई तो उसकी अच्छी जॉब लग गई और उसने नीतू के लिए दोबारा रिश्ता खोजना शुरू कर दिया। इस बार उसे एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। इसने तुरंत ही नीतू से पूछकर हाँ कर दिया और उसकी शादी करके उसे ससुराल कर दिया। नीतू अपने इस ससुराल में बैठकर खुश थी कि जिंदगी के इतने दुख देखने के बाद उसे खुशियां मिली थीं। मगर उसे जब रमेश का ख्याल आता तो यह पछतावा होता कि काश उसने उस रात को घर ना छोड़ा होता, तो शायद वह रमेश को समय पर अस्पताल ले जाती और वह बच जाता। काश वह मोहल्ले वालों को ही बता देती। जब उसने घर छोड़ दिया था, काश मोहल्ले वालों को यह बात बता जाती कि रमेश अपने घर में घायल हालत में पड़ा हुआ है और मनीष उसे मार रहा है। यह पछतावा उसके दिल में पूरी जिंदगी के लिए रहने वाला था, क्योंकि रमेश ने हमेशा उसे पिता का प्यार दिया था। अपनी सास से बेच बेच कर उसे खाना खिलाया था, उसकी जरूरतें पूरी की थीं। राम रमेश एक ऐसा इंसान था इस दुनिया में जिसने अपने बेटे के हाथों ही मौत को गले लगा लिया था, जिसने हमेशा दूसरों का भला चाहा था। स्कूल के बच्चे आज भी रमेश को याद करते हैं। जितने प्यार से रमेश उन्हें गुब्बारे बेचा करता था, आज तक किसी भी गुब्बारे बेचने वाले ने उनसे ऐसा प्यार नहीं दिखाया था। नीतू के साथ साथ मोहल्ले वाले भी रमेश को याद करते थे, मगर वह कहीं नहीं था। अपनी सांसें बेचते बचते वह जिंदगी की बाजी हार गया था। कुछ लोगों का महत्व उनकी दुनिया से जाने के बाद याद आता है। रमेश के साथ भी यही हुआ था। जब तक वह जिंदा रहा था, उसे किसी ने पूछा तक नहीं था, और जैसे ही वह इस दुनिया से चला गया, हर एक को याद आया कि वह कितना अच्छा था और उनके लिए क्या कुछ किया करता था। उसने कभी भी मोहल्ले वालों को किसी काम के लिए इनकार नहीं किया था। भले ही उसके पास पैसा नहीं था, मगर हर एक के काम करने में उसे खुशी होती थी। शायद यही दुनिया का नियम है कि जीते जी लोगों की अच्छाई नहीं दिखती, मगर मरने के बाद उनके अच्छे कर्मों को याद किया जाता है। मनीष आज भी सरकारी अस्पताल के एक बेड पर लाचार और अपाहिज की जिंदगी गुजार रहा है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और घाव बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। वह हिलकर पानी तक नहीं पी सकता है और यही उसकी सजा है। अपने बाप को जान से मार डालने की सजा। जिस बाप ने उस जैसी निकम्मी संतान को भी गले लगा रखा था, उसे पालापसा था, शादी की थी और अपनी आखिरी सांस तक उसके लिए कमाता रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।